नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे छात्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एकेडमिक एज पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। और हम लोग इस चैप्टर में, जैसे हमने पिछले वीडियोस में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में, कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद की बयार बहती है और यूरोप धीरे धीरे मल्टीलिंगुअल डायनेस्टी से नेशनलिज्म की ओर बढ़ते हुए नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और एंड ऑफ द 20th सेंचुरी यूरोप लगभग बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो चुके थे या एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। तो इस चैप्टर में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि चैप्टर बहुत बड़ा और कॉन्सेप्ट्स को समझने में टाइम लग जाए या इवेंट्स को समझने में। दैट इज वाई मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। और मैं आज ये पहला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ और मैं अगले ही वीक इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखेंगे क्या है नेशनलिज्म। तो सिंपल सी बात है, नेशनलिज्म, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत एक क्या है? भारत एक नेशन स्टेट है। और हमारे देश की परिकल्पना कोई नई नहीं है, हम तो हजारों वर्ष पुराने सभ्यता है। वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ। बट यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में बिल्कुल अलग था। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो यूरोप में मल्टीलिंगुअल, यूरोप में जो है वो मल्टीलिंगुअल, एक मिनट, यूरोप मल्टीलिंगुअल डायनेस्टी रूल को फॉलो कर रहा था। और इसके कारण एक ही इंपेयर कई पार्ट्स पर, कई भूभाग पर कब्जा करके बैठा था और उसको अपने हिसाब से ऑटोक्रेटिक वे में वो रूल कर रहा था। वहीं से जद्दोजहद शुरू होती है और कैसे यूरोपियन लोग इस जद्दोजहद को कन्वर्ट करते हैं अपने डिमांड्स में, और कैसे वो इन मोनार्कीज को हटा करके वो स्टार्ट करते हैं अपने लिए स्ट्रगल, और स्ट्रगल का अंततः वो इवेंचुअली उसको कन्वर्ट करते हैं अपने लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। उसी को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग ध्यान रहेगा इस चैप्टर में नेशनलिज्म क्या होता है, तो उसी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। तो देखो नेशनलिज्म क्या है। हम लोग जैसे भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो देखते हो कि जब भी हमारे क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, तो जैसे ही टीम इंडिया खेलने ब्लू जर्सी में उतरती है, तो हम इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर स्टेट्स, आवर लैंग्वेज, हम सब कुछ भुला करके हम बस टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा भले ही डिफरेंट स्टेट से आते हो, बट हम लोग सपोर्ट करते हैं उस दिन टीम ब्लू को। और हमारा सारा डिफरेंसेस हम उस दिन भूल जाते हैं, चाहे हम किसी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, और बस हम एक नेशन, अपने भारतवर्ष की जीत की उम्मीद लगाए रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने इमोशंस को एक देश के लिए समर्पित करते हैं। तो नेशनलिज्म जस्ट लाइक एक इमोशन है, एक फीलिंग है, जो हमें ये बताता है कि हम कैसे टुगेदर हो सकते हैं। यानी कि द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक होने की भावना ही क्या है? राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र भक्ति है। तो यहाँ ये आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो कि इट इज एन इमोशन और फीलिंग थ्रू विच जो डाइवर्स पीपल हैं वो एक साथ आकर के कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर को या हिस्ट्री को शेयर करते हैं, और उनमें सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी जब डेवलप होता है तो इसी भावना को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। अब हम नेशनलिज्म को यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि यूरोप 18 सेंचुरी का यूरोप कैसा था। तो देखो 18 सेंचुरी का जो यूरोप है, ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा था। और एब्सोल्यूटिस्ट वाज द सिनोनिम ऑफ मोनार्की। अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब होता है जहां जो सोसाइटी मिलिटरली सेंट्रलाइज्ड हो, और जहां पे रिप्रेसिव रूल हो, और सारा पावर वन हैंड में क्या हो? कॉन्सेंट्रेटेड हो। और वन हैंड जनरली आप ओल्ड टाइम में जाओगे तो मोनार्किज्म में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, जो यूरोप के 18 सेंचुरी के सोसाइटी में देखने को मिलता था। तो यूरोप का 18 सेंचुरी का सोसाइटी कैसा था? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की था, जहां पर सारा सिस्टम जो है वन हैंड में सिचुएटेड था, और जनरली ये किंग और किंगडम्स में बटे हुए थे। अब हम लोग इस पिक्चर को थोड़ा देखते हैं। आपके फर्स्ट चैप्टर का जो ये पहला पेज है, ये पिक्चर जो है, ये फोर प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक शोरियो का एक
प्रिंट है, उसने 1848 में एक प्रिंट बनाया था, और उस प्रिंट में से एक प्रिंट, उसके विजुअलाइजेशन में से एक परिकल्पना है ये, जिसमें उसने उस समय के 1848 यानी कि मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के सिनेरियो को, यूरोप में लोग क्या फील कर रहे हैं और लोग कैसा सोच रहे हैं और लोग क्या चाहते हैं, उनका डिमांड्स क्या है, उसको उन्होंने इस पिक्चर के थ्रू दिखाया था। तो इस पिक्चर में देखोगे आप, अगर मैं इस पिक्चर को डिस्क्राइब करूं तो देखोगे, ये आप इस स्टैचू को भली भांति जानते होगे, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट किया था। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आप देख रहे हो कि चार्टर्स ऑफ मैन है और राइट्स ऑफ चार्टर ऑफ मैन, और दूसरे में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आप देख रहे हो कि एक लॉन्ग ट्रेन में क्यूबद्ध होकर के, पंक्तिबद्ध होकर के, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है या डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, वो अपने अपने झंडों के साथ, अपने अपने फ्लैग्स के साथ मार्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे आगे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया, ये सारे अपने फ्लैग्स के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। अब इस फ्लैग्स के साथ ये क्यों पहुंच रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या है? तो देखो, जो 1848 में ये प्रिंट बना था, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था, जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, फ्रेडरिक शॉरियो। उसने इस प्रिंट के माध्यम से उस समय की परिकल्पना को व्यक्त किया है, उस समय के इमेजिनेशन को, कि उस समय के जो पीपल हैं यूरोप के, उनके मन में क्या था। उनके मन में था एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक नेशन, जिसकी चाह में वो स्टैचू ऑफ जिसकी चाह में वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। अब हैरत की बात यह है, जरा ध्यान देंगे हम लोग, कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में, सॉरी मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी बोल दिया, तो आप लोग देखोगे कि इस फिगर में ये दिखाया गया है कि सारे लोग क्यूब, तो आप देखोगे कि इस फिगर में बहुत सारी जो यूरोप की सिटीज हैं, या आप स्टेट्स कह सकते हो, यूएस के द्वारा लीड की जा रही है, जर्मनी, लोम्बार्डी, वेनेशिया, आयरलैंड, सब लोग अपने अपने झंडों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जर्मनी को दिखाया तो गया फ्लैग्स के साथ, बट जर्मनी उस समय एक नेशन स्टेट नहीं था। फ्रेडरिक शॉरियो ने भले ही परिकल्पना में जर्मनी को नेशन स्टेट बता दिया, बट जर्मनी के लोग, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थ्रू 1848 में जर्मन पीपुल ने ट्राई किया कि वो भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने फ्रांस की तर्ज पर, बट वो नहीं बन पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट उनका सपना ज़्यादा दूर तक नहीं गया और उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया, और आज जर्मनी आप लोग जानते हो कि नेशन स्टेट है, बट उस समय नहीं था। और आप इस पिक्चर में देखोगे, अगर मैं वापस जाता हूं, तो फोरग्राउंड में ये कचरे का ढेर पड़ा है, और ये कचरे का ढेर नन अदर देन, ये क्या है? सिंबल्स ऑफ राजशाही, सिंबल्स ऑफ मोनार्की है, जो तीतर बीतर, यानी लोगों ने क्या किया है, लोगों ने मोनार्किज्म को उखाड़ कर फेंक दिया है, और ऐसे इच्छा कर रहे हैं कि उनको मोनार्किज्म की कोई नीड नहीं है और लोगों को बस नेशन स्टेट चाहिए। और आसमान से आप देख रहे होंगे कि जीसस क्राइस्ट, एंजल्स वगैरह भी इस सीनरी पर नजर बनाए हुए हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। और इससे फ्रेडरिक शॉरियो ये परिकल्पना को साबित करना चाह रहे हैं कि ईश्वर भी जो है अब उनके साथ है, और वो भी चाहते हैं कि सारे यूरोपियंस जो हैं वो नेशन स्टेट की ओर बढ़ें। और इस पिक्चर से हमें ये क्लियर हो रहा है कि 19th सेंचुरी का जो यूरोप है वो रियली डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बनने की ओर अग्रसर, एग्रेसिवली हो रहा है। तो इस तरह आप, बहुत बार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चंस आपसे, कि फ्रेडरिक शॉरियो के प्रिंट में ऐसा क्या था जो यूरोप के 19th सेंचुरी के यूरोप के लोगों के मन में जो था, उसको फ्रेडरिक शॉरियो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहां से उसका आंसर कर लोगे। अब मैं चलता हूं आगे, कि 19th सेंचुरी का जो यूरोप है, उसको आप देखोगे कि 19th सेंचुरी का जो यूरोप है, आखिर वो यूरोप किस तरह से, अब हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी का जो यूरोप है वो कैसा था। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि 19th सेंचुरी का यूरोप बेसिकली मोनार्किज्म के साये में जी रहा था। अब मोनार्किज्म के साये में जीने का मतलब है कि वहां पर बेसिकली कैसा रूल था? किंग का रूल था। और किंग का रूल था, तो किस तरह से वहां की डायनेस्टी रहती थी और वो किस तरह से रूल करते थे। तो देखो, वो इसको समझोगे कि जो डायनेस्टिक रूल था वो मल्टीलिंगुअल था, मतलब एक एरिया में केवल एक
तरह के भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते थे। एक डायनेस्टी कई तरह के लिंग्विस्टिक ग्रुप पे रूल कर रहा था। जो लोग थे वो डाइवर्स थे और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, उनका कल्चर सेम नहीं था। और ये सारे लोग उस जमाने में 18th सेंचुरी में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इसी तर्ज पर वो एक नेशन स्टेट बनाने के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को चाहते थे और अपने कंट्रीज में भी, अपने स्टेट्स में भी, या जिस भी लिंग्विस्टिक एरिया में वो रह रहे थे, वो चाहते थे कि उनका भी एरिया एक मोनार्किज्म के चंगुल से आज़ाद हो और वो भी एक नेशन स्टेट के रूप में आगे बढ़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए उस जमाने के बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसफर थे अर्नस्ट रेनन, उन्होंने नेशनलिज्म को डिफाइन किया था जब वो अपना लेक्चर यूनिवर्सिटी ऑफ सोबॉर्न में 1882 में दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि नेशन स्टेट जो है ना, नेशन स्टेट कोई ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और डिफरेंट तरह के लैंग्वेज बोलते हो और आप अगर एक साथ हो तो आप नेशन स्टेट हो। नहीं, नेशन स्टेट उनके अकॉर्डिंग था कि जब आप मिल करके एंडेवर करते हो, प्रयत्न करते हो, सैक्रिफाइस करते हो, डिवोशन, एक राष्ट्र के प्रति, एक लैंड के पार्ट के लिए, जहां आपका पास्ट हेरोइक हो, जहां ग्रेट मेन और ग्लोरी मतलब गौरव और बहुत महान लोग आपके देश में पैदा हुए हों और उन्होंने उस जमीन के लिए, उस मिट्टी के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किया हो, उसको ही हम नेशन स्टेट कह सकते हैं और इसी बेसिस के आइडिया को हम लोग नेशन स्टेट के रूप में जानते हैं। तो ये 19th सेंचुरी का यूरोप का स्पेसिफिकेशन था कि मल्टीलिंगुअल डायनेस्टी थी, लोग डिफरेंट थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, कल्चर भी सेम नहीं था और लोग नेशन के लिए जी जान भी कुर्बान करने को रेडी थे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे कि 19th सेंचुरी का यूरोप 18th सेंचुरी के फ्रेंच रेवोल्यूशन से किस तरह आइडिया ऑफ नेशन को प्राप्त करता है और उनको उससे क्या सीखने को मिलता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, हम लोग सबको पता है कि 1789 में यूरोप के पॉलिटिकल, हम लोग कहते हैं यूरोप में जो पॉलिटिक्स का एक्सपेरिमेंट जहाँ होता है, या आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट्स कहाँ पे होता है, लेबोरेटरीज में होता है, तो हम लोग फ्रांस को जनरली यूरोप के पॉलिटिकल लेबोरेटरी को रूप में जानते हैं। वहाँ कई सारे रूल्स, रेगुलेशन और गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो 1789 में वहाँ आप सबको पता है कि लुई 16 का डेस्पोटिक रूल चल रहा था, मोनार्किज्म था, और उसको हटा करके लोगों ने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का नारा देते हुए मोनार्किज्म को रिपब्लिक नेशन में फ्रांस में कन्वर्ट किया और लोगों ने साबित किया कि असली लोग ही होते हैं, ये पीपल ही होते हैं जो किसी भी नेशन की डेस्टिनी को सेव करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से फ्रांस वापस से मोनार्किज्म के चंगुल में फंस जाता है और नेपोलियन उस पर कब्जा कर लेता है, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेपोलियन के पहले जो फ्रांस रिपब्लिक हुआ, उसने उस कंट्री ही नहीं, आसपास के कंट्रीज को या नेशन स्टेट्स बनने की होड़ में खड़े जो भी सिटीज थे उसको क्या प्रेरणाएं दी, उसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो देखो, फ्रांस ने आइडिया ऑफ लॉ पैट्रिए एंड ले सिटियोन दिया। लॉ पैट्रिया फादरलैंड, यानी कि ये जो लैंड है हमारे लिए पिता के समान है, और सिटीजन, अब इसका मतलब क्या था कि नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सारे जो लोग हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, वो एक ही छत के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इक्वलिटी को फील करेंगे और इक्वलिटी प्राप्त करेंगे। फ्रांस ने एक ट्राई कलर का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और जितना भी उसका रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग मोनार्की था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। नेशनल असेंबली स्टेट्स जनरल की जगह पे आ गए। अब नेशनल असेंबली कैसी होती थी, तो हम लोग जानते हैं नेशनल असेंबली में इलेक्टेड लोग आते थे और वो पब्लिक के द्वारा वोटेड इलेक्टेड होते थे। स्टेट्स जनरल की तरह नहीं कि जो भी मोनार्क ने तय कर दिया वही व्यक्ति होगा। इसके अलावा नए हिम्स कंपोज किए गए, शपथ लिए गए, जो भी मार्टियर्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मार्टियर्स हुए थे, जो शहीद हुए थे, उनको याद किया गया और उनको लोक हित में, इन द पब्लिक व्यू, उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया। इसके अलावा जितने भी इंटरनल ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस थे, ड्यूज थे, उसको ख़त्म कर दिया गया। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया गया, यूनिफॉर्म लॉज लाया गया सभी के लिए। इसके अलावा वेट्स एंड मेजरमेंट्स आप लोग पढ़े होंगे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे होगे तो, कि वेट्स एंड मेजरमेंट्स फ्रांस में या डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में एक समान नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, तो उसको भी यूनिफॉर्म किया गया ताकि इकोनॉमिक बैरियर्स को, रेस्ट्रिक्शंस को दूर किया जा सके और ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में कई तरह के डायलेक्ट्स बोले जाते थे, उसको भी डिस्करेज करके फ्रांस के पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को अपनाया गया और बेसिकली इस फ्रेंच भाषा को ही हर जगह फ्रांस में पॉपुलर किया गया और इसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जितने भी फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी थे, उन्होंने फ्रांस को जब रिपब्लिक बनाया तब उनका मिशन हो गया कि अब पूरे यूरोप में हमें ये नेशन स्टेट के
जो का इमेजिनेशन है, परिकल्पना, इसको साकार करना है। और अब फ्रांस की जो आर्मी है वो लिबर्टी की हार्बिंगर बन गई, मतलब वो स्वतंत्रता की सेनानी बन गई। और उन्होंने यूरोप के डिफरेंट सिटीज में जाकर ये प्रचार करना शुरू किया कि भाई अब हम आपको मोनार्किज्म के चंगल से क्या करेंगे, आज़ादी दिलाएंगे, और हम लोग नेशन स्टेट की ओर आपको लेके जाएंगे। और इनका ऐसा नहीं कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। और डिफरेंट सिटीज और यूरोप में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, उन्होंने भी फ्रांस की तर्ज पे जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू करते हैं और फ्रेंच आर्मी का वो स्वागत करते हैं, ताकि उनके यहाँ भी नेशन स्टेट्स, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी की जो परिकल्पना है वो सारी स्थापित हो, वो सारा एस्टेब्लिश्ड हो, और फ्रांस की तर्ज पर ही वो भी एक रिपब्लिक कंट्री बन पाए। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया ऑफ नेशन को प्रचार करने में, प्रसारित करने में मदद किया यूरोप में, जिससे दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूरोपियन सिटीज हैं जो डिफरेंट मल्टीलिंगुअल डायनेस्टिक रूल्स में जी रहे हैं, वो उनसे आज़ाद होने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मैंने पिछले बताया है कि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिनों तक उसका प्रभाव नहीं रहा, और नेपोलियन जल्दी आता है वापस, और नेपोलियन फ्रांस को वापस से ऑटोक्रेटिक रूल में पुश कर देता है, और नेपोलियन फ्रांस में मोनार्की को वापस स्टेब्लिश करता है। तो नेपोलियन जब फ्रांस में मोनार्की को स्टेब्लिश करता है और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का इंपेरर बनता है, तो बनने के साथ ही एक सिविल कोड लागू करता है 1804 में, जिसको हम लोग एज वेल एज नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसका नेपोलियन कोड आने के बाद क्या हुआ कि मोनार्की रिटर्न आ जाती है, चूंकि नेपोलियन मोनार्क के रूप में, एम्पेरर के रूप में शपथ लेता है। लेकिन नेपोलियन जब मोनार्किज्म को लाता है तो उसने कई ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जिसने फ्रांस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको रैशनल और इफिशिएंट बनाया। मतलब जो पहले से पंगु पड़ा हुआ सिस्टम था उसको उसने रेजोवेनेट किया और बहुत हद तक बहुत अच्छा काम किया। भले ही वो मोनार्क था और भले ही वो ऑटोक्रेट था, बट उसने कई अच्छे काम भी किए जिसको हम लोग देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, उसने जितने भी प्रिविलेजेस पहले यूरोप में जो बर्थ बेसिस पे थे उन सबको एंड कर दिया। लॉ के सामने सब लोग को इक्वल कर दिया, यानी इक्वलिटी को स्टैब्लिश किया। जो राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, वो नेपोलियन ने प्रोवाइड किया। साथ ही जितने भी फ्यूडल सिस्टम थे उसको समाप्त कर दिया। पीजेंट्स को फ्री किया, किससे? सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज से। पहले हम सर्फडम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, सर्फडम जब आपको बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, देखते हो ना, हमारे यहाँ भी बंधुआ मजदूरी का सिस्टम था कि लैंड पर आपको जबरदस्ती काम कराया जाएगा और आपको उसके बदले में थोड़ा खाना या बस बहुत ही मेगर मेहनताना वो भी न के बराबर दिया जाए, उसी को सर्फडम कहते हैं। और मैनोरियल ड्यूज, जब आपके पास लैंड ना हो बट आपको उस लैंड पे काम करने के बावजूद भी आपको उसका भुगतान करना पड़े ड्यूज के रूप में, उसी को मैनोरियल ड्यूज कहा जाता है। और ये सारी चीजें ली जाती थी यूरोप के फ्यूड्स के द्वारा। ठीक है, नेपोलियन इन सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके अलावा टाउन्स में जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस था, यानी जो गिल्ड होते हैं व्यापारिक संगठन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? ट्रेडर्स का। तो ये क्या था? ट्रेडर्स का रिस्ट्रिक्शंस होता था कि एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएंगे तो हर सिटी में उनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये सारा नेपोलियन ने क्या किया? रिमूव कर दिया। इसके अलावा नेपोलियन ने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही इंप्रूव किया, जिससे गुड्स का, कैपिटल्स का मूवमेंट बहुत ही इजीली यूरोप के डिफरेंट सिटीज में हो सके, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सके। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जितने भी पीजेंट वर्कर्स और स्मॉल ट्रेडर्स थे वो इस तरह के फ्रीडम को बहुत ही जल्दी इंजॉय करते हैं, क्योंकि इससे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट होना शुरू हो जाता है नेपोलियन के इन स्टेप्स के कारण। अब इन सारे रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यूरोप में, खासकर फ्रांस में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस धीरे धीरे बूम करना स्टार्ट हो जाता है। अब नेपोलियन के इन सुधारों की खबर जब दूसरे सिटीज में पड़ती है तो उनको भी इस तरह का फ्रीडम चाहिए था, और वो भी नेपोलियन और नेपोलियन की आर्मी का स्वागत करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये नेपोलियन की आर्मी हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, और उन्हें भी वो सारी इक्वलिटी, फैसिलिटीज और फ्रीडम प्रोवाइड करेगी जो उन्होंने फ्रांस में दिया है। और इन सिटीज में जो प्रमुख नाम है, मेंज है, मिलान है, वॉर्सा पोलैंड में है, मिलान इटली का एक सिटी है, मेंज जर्मनी का एक सिटी है। ये सारे लोग इनका इंतजार करते हैं, जैकोबिन्स क्लब सेटअप किए जाते हैं। बट उन्हें नहीं पता था कि नेपोलियन का हिडन एजेंडा है। नेपोलियन यहाँ पर जब जाता है तो फ्रांस की तरह वहाँ वो डेवलपमेंट नहीं करता है, वहाँ वो टैक्सेशन इंक्रीज कर देता है, वहाँ के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करता है,
सेंसरशिप इम्पोज कर देता है कि कोई नेपोलियन के अगेंस्ट या उसके मोनार्किज्म या ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट सवाल ना उठा सके। इसके पीछे कारण ये था कि नेपोलियन फ्रांस की तरह पूरी दुनिया को, यूरोप के अदर सिटीज़ को डेवलप नहीं करना चाहता था, उनका वो बस इस्तेमाल करना चाहता था। और उसके पीछे उसका हिडन एजेंडा था, और वो एजेंडा क्या था? यूरोप विक्ट्री एक्सपेडाइशन। वो यूरोप को जीतना चाहता था दरअसल। लेकिन लोग जल्दी ही नेपोलियन के इन मंसूबों को समझ जाते हैं और उससे त्रस्त हो जाते हैं, और इस तरह नेपोलियन के बहुत सारे सिंपैथाइजर भी होते हैं, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और बहुत लोग उसको जल्द ही नापसंद करना शुरू कर देते हैं। ये तो रहा नेपोलियन का कृत्य, उसने क्या किया और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है और कहाँ से होती है। तो देखो, कहाँ से होती है मैंने बता दिया। कहाँ से होती है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही वो आइडियोलॉजी क्रिएट किया था, और वहाँ से ही नेशन स्टेट की जो परिकल्पना है, लोगों ने उसको यथार्थ यानी रियलिटी में कन्वर्ट करने का एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। भले ही फ्रांस उसमें कई बार सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, बट उसके बाद भी कई लोगों ने प्रयत्न किए। और उसमें हम लोग अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कहाँ पे था? ऑस्ट्रिया हंगरी में ये रूल कर रहे थे। कैसी डायनेस्टी थी? तो मल्टी लिंगुअल डायनेस्टी, मतलब एक ऐसा वंश जो कई तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को अपने कब्जे में, यानी उनके टेरिटरीज को अपने कब्जे में करके वो कंट्रोल कर रहा था। तो अब देखोगे, यूरोप उस जमाने का जो 18th सेंचुरी का यूरोप था, वो कई किंगडम्स, डचेज और कैंटन्स, छोटे छोटे कैंटन्स में बटा था। वहाँ की जो टेरिटरीज थी वो ऑटोनोमस थी, मतलब उन सारी टेरिटरीज पे जो ऑटोनॉमी थी, वो एक किंग और किंगडम के रूप में किंग वहाँ पे राज कर रहा था, और उनकी ही स्वायत्ता वहाँ पर थी। वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। मतलब वो सब अपने आप को अलग एथनिक ग्रुप का मानते थे, बस वो सब जुड़े हुए थे क्योंकि उन सब का राजा एक था, ओनली टाइड बाई द लॉयल्टी टुवर्ड्स एम्पेरर। भले वो डिफरेंट डिफरेंट आपके, हाँ, तो ये सारे लोग जो थे वो एक, बस एक ही नाम पर थे क्योंकि उन सबका एम्पेरर एक था। बाकी वो सब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के थे। ठीक है, जैसे हम हैब्सबर्ग एम्पायर का ही एग्जांपल देखते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी में जो था, रूल कर रहा था। अब इसको हम लोग मैप से समझते हैं। तो देखो, ये पूरा उस जमाने का 1815 के पहले का या उसके आसपास का ऑस्ट्रिया हंगरी है, जो इतने सारे एरियाज को, जहां मैं अपना ये पॉइंटर लेके जा रहा हूं, देखो ये इतने सारे एरिया को कवर करता है, जिसमें हर एरिया में, जैसे देखो, गैलिशिया है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, बोहेमिया है, टायरॉल है, ट्रांसिल्वेनिया है, बोस्निया है। अब हर एरिया में जो बोल रहने वाले लोग हैं, उनकी इथनिसिटी और लैंग्वेज अलग अलग है। कैसे? इसको समझो ऐसे, हंगरी में मैग्यार भाषा बोली जाती थी, गैलिशिया जो आपने देखा होगा सबसे ऊपर था, पोलिश भाषा बोली जाती थी। ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले लोग कैसे थे? रोमन्स थे, क्रोएट्स क्रोएशिया के लोग थे, कार्नियोला में स्लोवेंस लोग रहते थे, और मोस्ट ऑफ दी जो इसमें जो जाति थी वो सलाव जाति थी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्लाव्स बोलते हैं, स्लाव्स, SLAV। ठीक है, बोहेमिया देखो, ये जर्मन का पार्ट है, आज ये जर्मनी में है, आता है, लेकिन उस जमाने में ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर में आता था, और इसमें जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, लोम्बार्डी इटालियन भाषा बोलने वाले लोग, लेकिन ये ऑस्ट्रिया हंगरी में थे। ऑस्ट्रिया था, सुडेटन लैंड था। ये सारे लोग, जो सारे इथनिसिटी है, वो सब बस एक एम्पायर के अंदर आती थी, और उस एम्पायर का नाम क्या था? ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आने वाला हैब्सबर्ग एम्पायर। लेकिन सब लोग क्या थे? डिफरेंट एथनिसिटी थे, लेकिन बस एक एम्पेयर के टुवर्ड्स उनका एलिजियंस था, इसलिए वो सब एक साथ रह रहे थे, बट उनमें नेशन और राष्ट्र प्रेम की कोई भावना नहीं थी। तो जो मैंने पहले बताया कि नेशनलिज्म क्या है? इमोशन ऑफ टुगेदरनेस। तो टुगेदरनेस नाम की कोई चीज हैब्सबर्ग एम्पायर में नहीं थी, क्योंकि सबकी एथनिसिटी क्या थी? डिफरेंट थी, मल्टीलिंगुअल्स थे, बट उनका एम्पेयर एक था, इस कारण वो सारे एक डायनेस्टी के अंदर आते थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी की ओर जाते हुए कैसे यूरोप का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में चेंज आता है, और कैसे एरिस्टोक्रेसी से धीरे धीरे मिडिल क्लास की ओर ग्रोथ होता है, और वो मिडिल क्लास कैसे एरिस्टोक्रेसी को चैलेंज देना शुरू करती है।
तो अब एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? हिंदी में इसको कुलीन तंत्र कहते हैं। तो देखो, जैसे हमारे यहाँ जमींदारों की प्रथा थी, उसी तरह यूरोप की हायरार्कियल सोसाइटी में सबसे ऊपर के बाद जो लोग आते थे, जिनको ड्यूक्स वगैरह कहा जाता था, उनको एरिस्टोक्रेट्स भी कहते थे। और जो किंग्स होते थे, उनके किंगडम में इनका एरिस्टोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल होता था। अब ये डोमिनेंट क्लास तो थे, बट इनकी संख्या बहुत कम थी, माइनॉरिटी में थे ये लोग। लेकिन ये सारे लोग एक कॉमन वे ऑफ लाइफ के द्वारा जुड़े हुए थे। ये आपस में ही मैरिज टाइड के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। मतलब एक एरिस्टोक्रेट दूसरे सिटी के एरिस्टोक्रेट के साथ मैरिज रिलेशनशिप बनाता था, ताकि उनका जो पकड़ है सोसाइटी पे बना रहे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स की जो भाषा थी, वो डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। वो क्या थी? वो फ्रेंच यूज किया करते थे। और सोसाइटी में मैक्सिमम जो लैंड है, लैंड होल्डिंग्स इनके पास थी। आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़े होंगे कि 90% ऑफ द लैंड जो था, ये फर्स्ट स्टेट के पास हुआ करता था, सेकंड स्टेट के पास हुआ करता था। और इन्हीं सेकंड स्टेट में आते थे कौन? आपके ये एरिस्टोक्रेट्स। अब ये एरिस्टोक्रेट्स की तो फीचर हो गई। अब मिडिल क्लास कैसे थे? तो मिडिल क्लास संख्या में तो मेजॉरिटी में थे, लेकिन कंडीशन उनकी बहुत ही दयनीय थी। मतलब उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो उनके पास तो लैंड न के बराबर था। वो सर्फ्स की तरह काम करते। अब सर्फ्स मैंने बता चुका है, जो दूसरे के लैंड पर मुफ्त में काम करते हो। और मुफ्त में कहने का मतलब उन्हें बेगारी करवाया जाता हो, उनका अपना लैंड नहीं और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में तो कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जिनके पास स्मॉल ओनर्स थे, मतलब छोटा बहुत लैंड था, और वो किराएदार के रूप में भी काम करते थे। मतलब वो किसी लैंड को अपने किराए पे लेकर के, रेंट पे लेकर के काम किया करते थे। अब जब इंग्लैंड में 18 सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता है, तो मशीन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब जब मशीन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग उन मशीन्स, उन मैकेनाइजेशन को सीखते हैं, स्किल को सीखते हैं, वैसे लोग इंडस्ट्रियल वर्कर कहलाते हैं। और इंडस्ट्रियल वर्कर, इस तरह आप लोग रशियन रेवोल्यूशन में भी नाइन्थ में पढ़े हुए कि इंडस्ट्रियल वर्कर का एक अलग कम्युनिटी आता है। धीरे धीरे प्रोफेसर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे ग्रुप इवॉल्व होना शुरू होते हैं, और इन सारे ग्रुप को ही हम लोग कहें न्यू मिडिल क्लास। ठीक है। और जब ये न्यू मिडिल क्लास स्मॉल ट्रेडर्स का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का बढ़ता है, तो इनमें अवेयरनेस आती है। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियोलॉजी लेते हुए, उससे इंस्पायर्ड होते हुए, यही जो मिडिल क्लास है, वो आइडिया ऑफ यूनिटी, इक्वलिटी और राइट्स को डिमांड करते हैं यूरोप में। और ये डिमांड वो किससे करते हैं? ये डिमांड वो बेसिकली करते हैं किनसे? एरिस्टोक्रेट्स और किंग्स एंड मोनार्क्स के अगेंस्ट, कि भाई आप सारे राइट्स को, आप सारे पावर्स को कंज्यूम कर रहे हो, तो हमें भी इस सोसाइटी में इक्वली राइट, इक्वली लिबर्टी मिलना चाहिए। ठीक है। और अब यूरोप में लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। तो देखो, लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं नेशनलिज्म का शुरुआती दौर जहां पे लिबरल्स हावी रहे। अब लिबरल्स किनको कहते हैं? तो वैसे लोग जो लिबर्टी को सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट इनसेपरेबल पार्ट मानते हैं, और उनका मानना है कि लिबर्टी हर इंडिविजुअल का राइट है। ठीक है। और लॉ के सामने सारे लोग को इक्वलिटी देना ही चाहिए। तो लिबर्टी जो वर्ड है, वो लिबर से निकल कर आया है, और लिबर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, स्वतंत्र। अब जो न्यू मिडिल क्लास है, जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उनका डिमांड बस दो ही है कि फ्रीडम इंडिविजुअल के लिए और सबके लिए इक्वालिटी। और ये सारे लोग जो हैं, ये मोनार्की को बाइकॉट करते हैं, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक ऐसा डेमोक्रेसी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रधानता हो, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चले, उसकी डिमांड को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन लिबरल्स के साथ एक प्रॉब्लम थी, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब ये क्या होता है? तो आप लोग को पता, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है क्या? राइट टू वोट। अब लिबरल्स वोटिंग राइट्स तो चाहते थे, लेकिन सबके लिए नहीं। इनका मानना था कि जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन है, मतलब कि ऐसे में जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल उन्हें ही राइट टू वोट मिलना चाहिए। ठीक है। अब नेपोलियन का इसमें एक जिक्र आता है कि नेपोलियन लिबरल नेशनलिज्म के अगेंस्ट था, और नेपोलियन के टाइम में उसने वुमेन के स्टेटस, अब जैसे लिबरल नेशनलिज्म में आप एक जगह देखे होंगे, मैंने बताया कि प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को ही केवल वोटिंग राइट्स है। तो इसके अलावा ये बात जान लो कि लिबरल्स भी जो थे, जो नेशनलिज्म की मांग कर रहे थे, नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे, इक्वालिटी की, वो विमेन के अगेंस्ट है। उनका मानना था कि विमेन्स को पॉलिटिकल राइट नहीं मिलना चाहिए, यानी कि इस मामले में, विमेन को राइट देने के मामले में, उनकी सोच बिल्कुल रेडिकल्स की तरह, मोनार्क्स की तरह, ऑटोक्रेटिक रूलर्स की तरह मिलती जुलती थी। और जैसे नेपोलियन कहता था कि विमेन
जो स्टेटस ऑफ माइनर उनको दिया, माइनर उनको दिना, सॉरी, जैसे नेपोलियन विमेन को स्टेटस ऑफ माइनर दिया करता था, मतलब उसका कहना था कि जो महिलाएं हैं वो पिता और पति के संरक्षण में ही रहने चाहिए, महिलाओं को किसी भी तरह की स्वतंत्रता और आज़ादी और इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए, और वो बस एक अच्छी माताएं यही बन सकती हैं, उनको परिवार संभालने आना चाहिए। तो ऐसी सोच मोनार्क्स और ऑटोक्रेटिक रूलर्स की थी, वही सोच लिबरल्स की भी लगभग मिलती जुलती थी। हालांकि कुछ मामले में लिबरल्स, या कई मामलों में लिबरल्स ऑटोक्रेट से बेहतर थे, क्योंकि लिबरल्स की ही शुरू की गई मूवमेंट आगे चल करके आप देख रहे हो कि नेशनलिज्म की ओर बढ़ती है। इसके अलावा लिबरल्स इकोनॉमिक स्फेयर में भी इक्वालिटी की बात करते थे। उनका मानना था कि गुड्स एंड कैपिटल्स का मूवमेंट फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होना चाहिए, टैक्स बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देते हैं जर्मन कॉन्फेडरेशन का। अब देखो तो 39 कॉन्फेडरेशन में स्टेट्स थे, और इसके एक स्टेट से दूसरे सिटी, मान लो एक सिटी से दूसरे सिटी, मान लो ये न्यूरेमबर्ग है और ये हैमबर्ग है, दो सिटी है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, हर सिटी जाने के लिए हमको 5% का इंटरनल टैक्स बैरियर देना पड़ता था। और अगर मान लो न्यूरेमबर्ग से हैमबर्ग जाने में बीच में 11 सिटीज आते हैं और ईच सिटी में 5%, तो लगभग एक वस्तु पे, एक आर्टिकल पे हमको कितना परसेंट टैक्स देना होगा? 55%। तो ऐसे में सोचो जो ट्रेडर्स होंगे उनका कभी फायदा हो पाएगा नहीं। तो इसी कारण जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं या लिबरलिज्म को आगे बढ़ा रहे थे, उनका मानना था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी देनी बहुत जरूरी है, ताकि ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी आ सके। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशा, जो आज जर्मनी का पार्ट है, वो एक इनिशिएटिव लेता है और वो जॉल्वराइन की स्थापना करता है। और जॉल्वराइन एक कस्टम यूनियन था जो 1834 में प्रशा के द्वारा इनिशिएटिव पे स्टार्ट किया गया। और इसने जितने भी जर्मनी में ट्रेड बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर्स थे, उन सबको क्या किया? डिलीट कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो जर्मनी में डिफरेंट स्टेट्स में करेंसीज 30 थी, उन करेंसीज को हटा करके दो करेंसी पे लिमिट कर दिया। ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जर्मनी के एरिया में आप जाओगे तो हर स्टेट की करेंसी, जो मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो जर्मनी में न्यूरेमबर्ग में कुछ और चलता होगा, कुछ और चलता होगा। तो उन सबको लिमिट करके 30 को डिलीट करके उसने हटा करके क्या किया? दो करेंसी पे लिमिट कर दिया। इससे जर्मन जनता को, जर्मन ट्रेडर्स को, जर्मन जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन, उनको फायदा होता है। और अब लोग ये मानने लगते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी से ही किसी भी देश में नेशनल यूनिटी का रास्ता खुल सकता है, और इसलिए वो इकोनॉमिक लिबर्टी को और ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भाई जॉल्वेरेन किसके इनिशिएटिव पे स्टार्ट हुआ था? तो प्रशा के इनिशिएटिव पे। कब? 1834। और इसमें करेंसीज को कितना लिमिट किया गया? 30 से 2। और क्या मेनली काम किया गया? तो ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। तो देखो, आप सबको पता होगा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया है। अब हम लोग चलते हैं न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर की ओर, और यहां हम लोग देखेंगे कि कैसे नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में एक नया सेटअप लाया जाता है बाय द एफर्ट्स ऑफ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मेटरनिक। तो देखो, आप सबको पता होगा कि 1815 के वॉर में, जो बैटल ऑफ वाटरलू था, इस वाटरलू के बैटल में नेपोलियन को यूनाइटेड फोर्सेस, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये चार देश की सेनाओं ने मिलकर के उसके वाटरलू की लड़ाई में हराया था। और उसके बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए, खासकर यूरोप, क्योंकि यूरोप की ही कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में कंजर्वेटिव ऑर्डर को लागू करते हैं। अब कंजर्वेटिव क्या है? तो देखो, हम कंजर्वेटिव किनको कहते हैं? जिनकी सोच अभी भी पुराने ढर्रे पे हो, जो अभी भी पुराने इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिशंस को प्रेफर करते हो, उनके मुताबिक चेंज क्विक नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज से ही समाज को बदलना चाहिए, और वो क्विक चेंज में बिलीव नहीं करते हैं। और जनरली ऐसे लोग, एक वर्ड में कहें तो मोनार्किज्म को फेवर करते हैं। तो नेपोलियन को हराने के बाद जो नया यूरोप का ऑर्डर तय किया जाता है, उसको तय करने के लिए वियना, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल थी, वहां पे 1815 में एक कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, मतलब सभा, और उस सभा को हेड करता है ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। वो उस समय के सबसे पावरफुल लीडर्स में था ड्यूक मेटरनिक, बहुत बड़ा दिमाग वाला व्यक्ति था। और उसने क्या किया कि सबकी सहमति से, कंसेंसस से, फ्रांस में वापस से
बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करता है और इस तरह फ्रांस में लुई 18 को किंग बना दिया जाता है। अब फ्रांस आगे चल के वापस से एक्सपेंशन न कर पाए, इसलिए फ्रांस के चारों तरफ बॉर्डर स्टेट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आप देखो, नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड बनाया जाता है, साउथ में जेनेवा में को पिडमॉन्ट के साथ जोड़ दिया जाता है, नॉर्थ में इटली, जो नॉर्दर्न इटली है उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स का था उसको अनटच रखा जाता है, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, पोलैंड का पार्ट रशिया को दे दिया जाता है और सैक्सनी जो है वो प्रशा को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्यों किया जाता है ऐसा? ताकि फ्रांस में, आप लोग को मैं बता चुका हूं, फ्रांस लेबोरेटरी था पॉलिटिक्स का यूरोप का, तो फ्रांस में दोबारा कोई रिवॉल्ट ना हो जाए फ्रेंच रेवोल्यूशन के तर्ज पे और वहां के लोग दोबारा सर ना उठाने लगे, इसलिए फ्रांस को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की सेटअप की जाती है। इसके अलावा उनका एम था कि पूरे यूरोप में वापस से वो दौर, कंजर्वेटिज्म का दौर, मोनार्की को लाया जाए और इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन सिटीज जहां पे भी नेपोलियन ने कुछ चेंज किए थे उसको रिस्टोर करना शुरू करते हैं, वहां अपनी पपेट गवर्नमेंट को बैठाना शुरू करते, और ये पपेट गवर्नमेंट कैसी थी? मोनार्क की थी। ठीक है, इसके अलावा सेंसरशिप इम्पोज किया जाता है पूरे यूरोप में। इट मीन्स जो भी नया कंजर्वेटिव ऑर्डर है वो क्रिटिसिज्म को और डिसेंट को, मतलब असहमति को, आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाता था, इसलिए सेंसरशिप लगा दिया गया। कहने का मतलब है सेंसरशिप क्या होता है कि अब बिना किसी मोनार्क के परमिशन के आप किसी प्ले में, किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में आप मोनार्क या ऑटोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अगेंस्ट कुछ भी छाप या लिख नहीं सकते हो, अदरवाइज आपको जेल या आपको एग्जाइल में भेज दिया जाएगा। इस तरह जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर चोट पहुंचाई गई थी इस कंजर्वेटिज्म ऑर्डर में। इससे लिबरल नेशनलिस्ट को बहुत दुख होता है और वो अंडरग्राउंड होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि अगर जान बचेगी तभी वो आगे चल के नेशनलिज्म के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये नया कंजर्वेटिव ऑर्डर ड्यूक मेटरनिक के अध्यक्षता में तय किया जाता है 1815 में वियना कांग्रेस के थ्रू। ठीक है, अब देखो, कंजर्वेटिव ऑर्डर धीरे धीरे लोगों को सप्रेस करना शुरू करती है, लोगों के ऊपर अपनी बंदिशें लागू करना शुरू करती है एक तरफ। दूसरी तरफ जो एजुकेटेड लिबरल्स हैं, जिनको फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडियोलॉजी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की उन्हें मिली और वो नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हैं, उनके अंदर भी वो कीड़ा काट रहा है भाई कि भाई हमें तो किसी तरह नेशन स्टेट बनाना है। तो दोनों तरफ स्ट्रगल चल रहा है, एक तरफ कंजर्वेटिव्स कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लिबरल्स लोगों को एकजुट करके नेशन स्टेट के लिए लड़ना चाह रहे हैं। और इसी सीरीज में 1815 के बाद इस 2 डिकेड में कई जगह पे यूरोप में रिवोल्ट्स होते हैं और उस रिवोल्ट्स में कई देश बनकर निकल आते हैं और कई देश या कई सिटीज जो ट्राई कर रहे थे कि भाई वो इस नेशन स्टेट नेशनलिज्म की दौर में लड़ करके सफल हो जाएंगे, कई को निराशा हाथ लगती है, जिसमें वापस से हम लोग फ्रांस पे आते हैं। देखो, अब मैं पहले ही कह चुका हूं, फ्रांस एक ऐसा जगह था यूरोप का, 18 सेंचुरी या 19 सेंचुरी यूरोप का, जहां रेगुलर इंटरवल पे रिवॉल्ट्स हुए। इसी कारण फ्रांस को लेबोरेटरी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो देखो, अभी फ्रांस, वापस से फ्रांस में जुलाई में रिवोल्यूशन हो जाती है और फ्रांस में उस समय जो किंग था वो था चार्ल्स टेन, जो बहुत ही कंजर्वेटिव मेजर्स अपनाता है, जिसके कारण लोगों में गुस्से, बहुत ही ज़्यादा लोग इनरेग हो जाते हैं और लोग चार्ल्स टेन को गद्दी से उतारने में लग जाते हैं और डर कर चार्ल्स टेन भाग जाता है और लोग फ्रांस को वापस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना देते हैं और इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत राजा बनाया जाता है लुई फिलिप को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? ऐसा मोनार्की जहां पे मोनार्क के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और मोनार्क अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है और मोनार्क हर काम को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेगा। और चूंकि लुई फिलिप की विशेषता थी कि वो लिबरल्स की तरफ उसका झुकाव था, इसलिए लिबरल्स भी उनको राजा के रूप में नियुक्त या एडॉप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब फ्रांस की इसी हालत से प्रभावित होकर के ड्यूक मेटरनिक ने एक बात कही थी फ्रांस के बारे में कि वेनेवर फ्रांस स्नीजेज रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेज कोल्ड। जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम हो जाती है। अब आप देखो ना, जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि फ्रांस के नॉर्थ में जो नीदरलैंड्स था वो किंगडम 2 पार्ट्स में बट गया और एक नया देश 1830 में क्रिएट होता है जिसका नाम था क्या? बेल्जियम। तो अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन जुलाई में नहीं होता तो ये नीदरलैंड से बेल्जियम
क्रिएट नहीं होता। इसलिए मोनार्की सॉरी मेटर्नी का कहना बिल्कुल ट्रू है कि भाई वेन एवर फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। ठीक है, अब देखो ये तो फ्रांस में इम्पैक्ट पड़ा और फ्रांस में अब इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक फैलता है। दूर दूर तक फैलने में एक इंपॉर्टेंट नेशन स्टेट है जिसका हम लोग नाम लेते हैं ग्रीस। अब देखो ग्रीस मेडिटेरेनियन सी के पास है और लगभग ऐसा उसका मैप है। अब देखो ग्रीस इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि ग्रीस यूरोपियंस के लिए उनके हार्ट बीट के समान था। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस को लगता है या वो ऐसा मानते हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्मदाता है या जो क्रेडल है, पालना है, वो ग्रीस है। ग्रीस में ही यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। आप एंशंट रोमन सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, वो ग्रीस में ही था। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ग्रीस पर मुस्लिम एम्पायर ऑटोमन्स का कब्जा हो जाता है 15th सेंचुरी में और ग्रीस में धीरे धीरे मुस्लिम्स हावी हो जाते हैं एज अ एम्पेयर्स, एज अ रूलर्स। लेकिन फाइनली जब नेशनलिज्म की बयार बह रही थी तो ग्रीस के जो यूरोपियंस हैं और जो एग्जाइल में ग्रीस के लोग वेस्टर्न यूरोप में चले गए हैं, वो लोग भी ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए वापस से लड़ाई लड़ते हैं और पहला मिलिटरली अटेम्प्ट 1821 में होता है, लेकिन इसमें वो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन वो लोग अपने अटेम्प्ट को नहीं छोड़ते हैं, वो लगातार एफर्ट करते हैं और इसमें उनको सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का। वो फंड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और एम्यूनिशन भी भेजते हैं। इसमें से एक नाम आता है इंग्लैंड के एक पोएट का, लॉर्ड बायरन, जो ग्रीस के लोगों की आज़ादी के लिए फंडिंग जुटा रहा था। उसने इतना ही नहीं किया, इसको समझ लो जरा कितना उसके अंदर सेंटिमेंट था ग्रीस को आज़ादी दिलाने के लिए कि वो ग्रीस की तरफ से वॉर लड़ने भी चला जाता है। बदकिस्मती से 1824 में इसकी फीवर से डेथ हो जाती है, लेकिन जितने ग्रीक्स थे उनके एफर्ट्स का परिणाम निकलता है और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ऑटोमन एम्पायर ग्रीस को आज़ाद कर देती है। कब? 1832 में। और ग्रीस एक नेशन स्टेट के रूप में आज़ाद होकर के निकलता है। तो देखो ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन रहा 1830 से 48 के बीच में, उसमें फ्रांस में चेंज आया। फ्रांस ऑटोक्रेसी से वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर गया। ग्रीस ने तो इंडिपेंडेंस ही प्राप्त कर ली। इसके अलावा कई ऐसे स्टेट्स थे, कई ऐसे सिटीज थी, यूरोप का एरिया था, कैंटन सा डचीज थे जहां पर लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं जो बड़ा ही यूनिक तरह का एग्जांपल है। देखो अभी तक देखो आपने कि लोग वॉर के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू नेशन स्टेट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि ये वॉर में कुछ नहीं रखा है, अगर नेशनल यूनिटी को बढ़ाना है तो उसको सेंटिमेंट्स को बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो तरीका क्या है? कल्चर। अगर आप अपने कल्चर के प्रति वफादार हो और अपने कल्चर को ट्रूली वैल्यू करते हो तो कल्चर ही मेन रोल निभाता है नेशन को, सेंटिमेंट्स को उभारने में। और ऐसे लोगों को कहा गया रोमांटिक्स, और इस तरह की विचारधारा को रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिक्स लोगों का मानना था, अब तुम शाहरुख खान मत समझ लेना, क्योंकि हमारे यहाँ रोमांटिक्स और रोमांस की जब भी बात होती है तो हम इंडियंस बस एक ही आदमी का नाम लेते हैं, द किंग खान, शाहरुख खान। तो ये बिल्कुल अलग है। हालांकि थोड़ा बहुत मतलब वही है, रोमांटिक्स या रोमांस का मतलब अपने कल्चर से प्रेम करना, अपने फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, अपने जो भी हमारा देश का संस्कृति है। तो यहाँ प्रेम यहाँ भी है बट ये देश के लिए है, और शाहरुख खान का प्रेम आप सब समझते हो किसके साथ करते हैं, सॉरी। तो नेशनलिज्म इनका मानना था, जैसा मैंने बताया, कि वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग नेशनलिज्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना तभी आगे बढ़ेगी जब हम कल्चर को बहुत ही ट्रू वैल्यू अपने मन से देंगे। ठीक है, और ये जो रोमांटिक्स लोग थे, ये साइंस और रीजन को क्रिटिसाइज करते थे, बड़े ही बेवकूफ लोग थे, अब पता नहीं क्यों भाई। इनका मानना था कि इमोशन, इंट्यूशंस और मिस्टिकल फीलिंग से ही रोमांटिक्स के थ्रू, रोमांटिसिज्म के थ्रू, इन सारे इमोशंस के थ्रू ही कल्चर के प्रति प्रेम पैदा किया जा सकता है। एक बहुत ही बड़े जर्मन फिलोसफर थे जो रोमांटिसिज्म को आगे बढ़ा रहे थे, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। उनका मानना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है वो डास वोल्क में, और यहाँ डास वोल्क जर्मनी के कॉमन पीपल के लिए यूज किया गया है, यानी कि जो कॉमन पीपल ऑफ जर्मन है वही ट्रू जर्मन कल्चर को आगे लेके जाएंगे, और नेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो कल्चर है, ऐसा हर्डर का मानना था। अब एक चीज और देख लो, हम लोग रोमांटिक्स का एग्जाम्पल पोलैंड के
को देखते हुए करते हैं। अभी मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था, जब 1815 में कंजर्वेटिव ऑर्डर तय किया गया, तो पोलैंड का कुछ पार्ट्स या मोस्ट ऑफ द पार्ट्स किसको दे दिया गया था? रशिया को दे दिया गया था, ठीक है, गिफ्ट के तौर पे, या युद्ध जीतता है तो उसका टेरिटरीज अपनाता है ना, तो उसके तौर पे। तो अब देखो, रशिया अपना डोमिनेशन पोलैंड में स्थापित करना शुरू करता है, और पोलैंड में वो रशियन लैंग्वेज को स्टैब्लिश करना शुरू करता है। जबकि पोलैंड में जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो पोलिश बोलते हैं। उनको लगता है कि उनकी आज़ादी और उनके कल्चर पे वॉर किया जा रहा है, इस कारण वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो आर्मी के मामले में या पावर के मामले में रशिया के का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कल्चर और फोक डांस, फोक सॉन्ग्स और अपने रोमांटिक्स नेचर का इस्तेमाल करना शुरू किया, और रशिया के डोमिनेशन के अगेंस्ट बोलना या प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसमें नाम आता है करोल कुरपुंस्की का। उसने अपनी म्यूजिक, ओपेरा और नेशनल सॉरी डांस फॉर्म जो पोलैंड का था, पोलोनेज और मजूरका के थ्रू उसने अपने रेजिस्टेंस को, पोलिस लोगों के मनोभाव को प्रदर्शित करना शुरू किया, और नेशनल स्ट्रगल में इनके थ्रू पार्टिसिपेट किया। पोलिस जितने भी क्लर्जीज थे, जो भी पादरी वगैरह थे, रशिया स्कूल से पोलिश को गायब कर रहा था और रशियन लैंग्वेज को कंपलसरी कर रहा था। तो जो पोलिस क्लर्जीज थे, उन्होंने गैदरिंग्स में, सभाओं में, प्रार्थना सभाओं में पोलिस का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसने रशिया को इनरेक कर दिया, और उसने ऐसे क्लर्जीज को पनिशमेंट के तौर पे साइबेरिया के ठंडे इलाकों में भेजना शुरू कर दिया। हालांकि पोलैंड रशिया के डोमिनेशन को से पार नहीं पा पाया, बट अपने इस रोमांटिक्स कल्चर के कारण उसने लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर आप कमजोर हो तो आप किसी देश का मुकाबला सेना से नहीं कर सकते हो, तो अपने कल्चर को मजबूत करके भी, अपने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को उभार करके, खुद को यूनाइटेड रख करके किसी देश का मुकाबला कर सकते हो। और यह जो आपका कल्चर के प्रति आपका प्रेम है, यह भी एक नेशनलिज्म का प्रतीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस से। देखो, अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि 1830 में लुई फिलिप को रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तुरंत ही 1848 में लोग फिर से लुई फिलिप के पॉलिसी से उब जाते हैं और अब इसको भी उठाकर फेंक देते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जो 1850s का यूरोप है, यानी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, फूड शॉर्टेज हो जाती है यूरोप में, खासकर फ्रांस में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है ड्यू टू मैकेनाइजेशन, क्योंकि इंग्लैंड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण मशीन से चीज़ें बनने लगी, तो लोगों का काम छूटना स्टार्ट हो गया और लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे। अब लोग जो है गांव से माइग्रेट होकर के कहाँ आने लगे? टाउन्स की तरफ आने लगे, जिससे फिल्थी टाउन्स की संख्या बढ़ने लगी, मतलब गंदे शहर, कंडीशंस अच्छा नहीं है, लोग जैसे तैसे रह रहे हैं, लोगों का रहन सहन खराब हो रहा है, और इस तरह फूड प्राइसेस का दाम बढ़ रहा है, और लोग पॉपुलिज्म का शिकार हो रहे हैं। पॉपुलिज्म देखो, कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है, गरीबी को ही पॉपुलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह लोग पॉवर्टी के शिकार हो रहे हैं। अब लोग भूख मरी का शिकार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, काम नहीं मिल रहा, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? घर बैठे उनका दिमाग तो शैतानी होगा ही, तो लोग बोलेंगे चलो फिर से रिवोल्ट करते हैं। तो अब रिवोल्ट का उनका गुस्सा किस पे उतरा? इस फिर से वापस से किस पे? क्योंकि वो सबका जिम्मेदारी, क्योंकि भाई वन एंड ओनली आप समझ रहे हो कि मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या मोनार्की, पावर किसके हैंड में? मोनार्क के हाथ में। तो लोग सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? क्योंकि मेरे हाथ में तो पावर है नहीं, लोगों के हाथ में, कि लोग खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। लुई फिलिप को मानते हैं, और लुई फिलिप डर के फिर फ्रांस छोड़कर भाग जाता है। लेकिन इस बार फ्रांस के लोगों को 50 साल के संघर्ष के बाद वापस से फ्रांस, जो एक बार जैकोबिन्स के टाइम में फ्रांस रिपब्लिक बना था थोड़े समय के लिए, वापस से फ्रांस इस बार रिपब्लिक नेशन बन जाता है। अब इसके अलावा इस रिवोल्ट में, 1848 के रिवोल्ट में, राइट टू वर्क फ्रांस में लागू किया जाता है, यानी सबको काम मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेटअप किए जाते हैं। और एक और सुधार किया गया कि जितने भी मेल्स हैं, अब याद करो फ्रांस में जितने भी प्रॉपर्टी ओनिंग मेन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, उन्हीं को राइट टू वोट मिला था। लेकिन इस बार जितने भी मेल से, भले उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, बस एज 21 होना चाहिए मिनिमम, सबको राइट टू वोट, पॉलिटिकल पावर दिया जाएगा। तो अब सोचो भाई, विमेन को क्या दिया गया? क्या दिया गया? वही सोच लो आप लोग, विमेन को होप दी गई, आशा, कि अभी नहीं देंगे बट कभी तो देंगे। तो विमेन्स अपने लिए स्ट्रगल खुद कर रही थी, उनके लिए कोई खड़ा नहीं था, ना तो फ्रांस में और न ही यूरोप के किसी पार्ट में। अब एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे आती है, इसको भी देख लेंगे जरा हम लोग। स्टोरी ऑफ साइलेशिया। तो देखो, ऐसा नहीं कि सडन लोग सोकर उठे और उनको मन किया कि चलो भाई
चार्ल्सटन को जैसे भगाए थे, नेपोलियन को जैसे भगाए थे, लुई फिलिप भी बहुत दिन से देखते देखते बोर हो गए, कोई हैंडसम सा नया राजा चाहिए। ऐसा नहीं था, बैकग्राउंड पहले से बनना शुरू हो जाता है। ये जो 1848 की स्टोरी है ना, ये स्टार्ट हो जाती है 1845 में ही। और 1845 में फ्रांस में एक गांव है, एक शहर है साइलेशिया, वहीं से लोगों का मन दुखना स्टार्ट होता है। अब साइलेशिया में क्या हुआ था कि साइलेशिया मुश्किल से 18-20 हजार लोगों का गांव था, जहां के लोगों का मुख्य पेशा जो था वो वीविंग था, यानी यहाँ के लोग वीवर्स थे, ठीक है, बुनकर थे। अब बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि साइलेशिया के लोगों को 1845 में कम दामों में कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, बदले में उनके पेमेंट को डिले कर दिया जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर से पेमेंट मांगने वीवर्स जाते हैं, 4 जून की जहां तक मुझे याद है, 4 जून की वो दोपहर थी, 4 जून 1845, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स उनके पेमेंट को रिड्यूस भी कर देते हैं और देने से मना भी कर देते हैं, जिससे नाराज होकर वीवर्स उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ता है और वो दूसरे गांव में शरण लेने जाते हैं। लेकिन चूंकि वीवर्स के साथ हुए अन्याय को दूसरे गांव वाले भी जानते थे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स को शरण देने से, शेल्टर देने से मना कर देते हैं। अगले 24 घंटे बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रेंच आर्मी को लेकर आते हैं और इन वीवर्स पर फ्रेंच आर्मी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देती है, जिसमें 11 वीवर्स, निर्दोष वीवर्स मारे जाते हैं। और यहीं से फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ जो गुस्सा था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो फाइनली 1848 के रूप में उसके गद्दी छोड़ने से लोगों का जो गुस्सा है वो शांत होता है। तो इस तरह फ्रांस फिर से क्या हुआ, पॉलिटिकल लेबोरेटरी का शिकार हो गया। देख ही रहे हो 1830, 1848, 1815 जब नेपोलियन था, तो इस तरह फ्रांस में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा। लेकिन अब फ्रांस जब रिपब्लिक बनता है तो शांत होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाता है। अब देखेंगे हम लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। तो देखो, जैसे फ्रांस डिस्टर्ब हुआ, ग्रीस आज़ाद हुआ, तो जो जर्मन 39 स्टेट्स हैं वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे, और उनका भी डिमांड था कि वो नेशन स्टेट बनाए। तो वहाँ का जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जिसमें प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, स्मॉल बिजनेसमैन, ट्रेडर्स थे, डिफरेंट एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स व्यक्ति जो थे, वो लोग चाहते थे कि नेशनल यूनिफिकेशन तो हो। नेशनल यूनिफिकेशन में क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आज़ादी मिले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आए, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, एसोसिएशन मिले, ठीक है, यानी कि आज़ादी तो मिले बट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कार्रवाई हो, और एक ऐसा नेशन स्टेट बनाए जहां पर किंग तो हो बट उसके ऊपर पब्लिक का विशेष हो। तो इसके लिए जो फ्रांस का बुद्धि सॉरी जर्मनी का एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशंस के थ्रू एक साथ आते हैं, और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फ्रांस की तर्ज पे ही उसको इवॉल्व किया जाता है, डेवलप किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, और उसका इलेक्शन करवाते हैं, जिसमें 18 मई 1848 को 831 रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर आते हैं। और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट पॉल चर्च में, जो फ्रैंकफर्ट शहर में था, वहां पर पार्लियामेंट में जाकर के एकदम फेस्टिव प्रोसेसन की तरह बैठते हैं, मतलब पूरा गाजे बाजे के साथ जाते हैं, और ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्क का पोस्ट ऑफर करते हैं प्रशा के किंग विलम फोर को। लेकिन विलम फोर, जो प्रशा जर्मन कॉन्फेडरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट था, वो नहीं चाहता था कि नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक वे में आए, और इसलिए प्रशा के किंग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और मिलिट्री, एरिस्टोक्रेसी, ये सब लोग मिल करके इस मिडिल क्लास द्वारा बनाए गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को डिसबैंड करने की धमकी देना चालू कर देते हैं। चूंकि इस मिडिल क्लास के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में पीजेंट्स ने भी, जो भी फ्रांस सॉरी जर्मनी के पीजेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट का वादा किया था, बट उनके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं था, इसलिए पीजेंट्स भी अपना सपोर्ट वापस खींच लेते हैं, और अंततः इवेंचुअली मिडिल क्लास को किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो किंग ऑफ प्रशा के दबाव में आकर के वो इस पार्लियामेंट को डिसबैंड कर देते हैं, और इस तरह जर्मनी का नेशन स्टेट बनने का ख्वाब कुछ दिन के लिए अधूरा रह जाता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे वो वापस से इस चीज को पा लेता है। अब देखो, इन सब में एक चीज जान लो, विमेन का क्या, हम लोग पिछले स्लाइड में भी देखें, विमेन का क्या भाई, विमेन ऑलवेज गॉट इग्नोर्ड ड्यूरिंग दीज स्ट्रगल्स। विमेन ने
हर जगह पुरुषों का साथ कदम से कदम बढ़ाया, चाहे फ्रांस में हो, स्विट्जरलैंड में हो, हर जगह स्ट्रगल्स में। बट जब राइट्स की बात आती थी, विमेंस को पीछे कर दिया जाता था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की ही बात करें तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब आप देखोगे तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ड्राफ्ट हो रही थी तो विमेंस को विजिटर गैलरी में बुलाया जाता और उनको खड़ा कर दिया जाता, उनको कोई सीट नहीं दी जाती है। तो ये था विमेन का स्टेटस। तो विमेंस को समझ में आ जाता है कि भाई अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, इन पुरुषों से कोई अपेक्षा, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अब इन सारे स्ट्रगल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद मोनार्कीज को ये समझ आ गया कि जो रेगुलर इंटरवल ऑफ स्ट्रगल है ये एक ही शर्त पे अब खत्म हो सकता है, जब हम इन लिबरल नेशनलिस्टों को कुछ ना कुछ कंसेशन देना स्टार्ट करेंगे। उन्हें ये बात तो समझ में आ गई और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खास करके रशियन डोमिनेटेड एरियाज और हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, वहां पे सर्वडम और बॉन्डेज लेबर को, बंधुआ मजदूरी को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। इसके अलावा हंगरी, जो ऑस्ट्रो हंगरी हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट था, हंगेरियंस भी आज़ादी की डिमांड करते हैं ऑस्ट्रिया से अलग होने की। 1867 में उनको भी आज़ादी दे दी जाती है। तो देखो, चैप्टर बड़ा था और मैंने आज इसको यहीं तक रखा है। अब बचा इसमें जो पार्ट आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, बाल्कन की स्टोरी, वो मैं अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आपसे ये उम्मीद रख सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को कम से कम बहुत सारे लोगों तक रीच करवाओ, और मैं आपके लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा। अगर आप मुझे ज़्यादा प्यार दोगे तो और मन से मेहनत करूँगा, हालांकि अभी भी कर ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट आप कोशिश करो कि एक वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं, अकेले एफर्ट लगा रहा हूँ। तो थोड़ा आप मेरे भावनाओं को समझो और मेरी भी कदर करो। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें। साथ ही साथ जितना हो सके चैनल को शेयर करें।